क्लास 11 के बच्चों, चैप्टर आपका चल रहा है परमाणु संरचना। और परमाणु संरचना में यहाँ तक पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को लोगों ने तरंग मानकर कृष्णिका विकिरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में नाकामयाब रहे। उसके बाद प्लांक ने एक नया सिद्धांत दिया कि जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, जिसको मेरी बातें पिछले वीडियो को देखनी पड़ेगी, तब आपको ये बातें ज्यादा समझ में आएगी। प्लांक ने एक नया सिद्धांत दिया। किसके लिए दिया? कृष्णिका विकिरण के ग्राफ को और प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझाने के लिए। क्योंकि जो वैज्ञानिक मैक्सवेल, यंग, हाइगेंस, ये सब जो वैज्ञानिक थे, ये लोग कृष्णिका विकिरण के ग्राफ और प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को नहीं समझा पाए। कब? जबकि उन्होंने माना कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जो है वो सब तरंग रूप में है, तब नहीं समझा पाए। जैसे ही प्लांक आया तो प्लांक ने एक नया सिचुएशन उसने क्रिएट किया और उन्होंने बताया कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंग नहीं है, बल्कि यह पैकेटों के रूप में ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलती है, जिन्हें क्वांटम या फोटॉन या ऊर्जा के पैकेट के रूप में ये चलती है ऊर्जा, छोटे छोटे पैकेट। ठीक उसी तरह जैसे एक पाइप में पानी हटाओ, फूल भर दो, तो जब ऑन करें टोटी तो फूल बारी बारी से गिर रहे हो, उस तरह से। या एक लाइन में चींटियां चल रही हैं और अगर चींटियों में अगर आप जूम नजदीक करके देखो तो सब अलग अलग चल रही हैं, दूर से देखने पे एक लगातार लाइन लगेगी। तो ठीक वैसा ही है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा चलती है, ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चलती है। और एक पैकेट को क्वांटम कहते हैं, एक से ज्यादा पैकेटों को प्लूरल में क्वांटा कहा जाता है या फोटॉन कहते हैं। प्लांक के इस सिद्धांत द्वारा कृष्णिका विकिरण ग्राफ और प्रकाश विद्युत प्रभाव जैसी घटनाओं की सफल व्याख्या हो पाई। कब? जबकि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को तरंग न मानकर ऊर्जा के पैकेट माना गया। अब आते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। मैक्स प्लांक ने ये बताया कि जो परमाणु और अणु हैं, जो नन्हे कण हैं, उनमें विविध मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करते हैं, ना कि अनवरत रूप से विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की ना कि अनवरत रूप में। ठीक है, यहां तक का सेंटेंस एक है। जो परमाणु और अणु है, उस प्लांक ने ये बताया कि ये सब ऊर्जा जब भी रिलीज करते हैं तो लगातार नहीं रिलीज करते, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में ऊर्जा रिलीज करते हैं और लेते भी हैं इसी फॉर्म में, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट लेते हैं। लगातार एनर्जी ये लेते भी नहीं, न लगातार एनर्जी देते। इन पर जब एनर्जी आती है तो लगातार नहीं आती है, याद रखिएगा। ये एनर्जी टुकड़ों में ये एब्जॉर्ब करते हैं, भले वो आती हो कंटिन्यूअस, लगातार एनर्जी आती हो, लेकिन उनको ऐसे, जैसे ये होता है ना, एक बार में थोड़ा सा खा लिया, अगली बार में थोड़ा सा खा लिया, लगातार रहे, लेकिन ये टुकड़ों में लेते हैं ऊर्जा को और टुकड़ों में ही निकालते हैं। ये बात मैक्स प्लांक ने बताया। और इन्होंने आगे क्या बताया? जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, ये विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस कम से कम मात्रा को सोखती है या उत्सर्जन करते हैं। जैसे ये परमाणु है, ये परमाणु है, मान लीजिए ये है परमाणु। परमाणु जैसे इसमें लगातार ऊर्जा आ रही है, तो जब ये ऊर्जा तो लगातार आ रही है, लेकिन इनके पास जब जाएगी तो ये टुकड़ों में ये इसको एब्जॉर्ब करेगा, मतलब ये टुकड़े बन जाएंगे। जब इसके अंदर घुसेंगे टुकड़े, एक पूरा ये जाएगा अंदर, ये नहीं कि पूरा लगातार अंदर जाएगा। और जब ये परमाणु ऊर्जा रिलीज भी करेगा, उत्सर्जित करेगा, वो क्यों करता है आपको पता है? इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा लेगा तो निचली कक्षा से कहाँ जाते हैं? ऊंची कक्षा में। ऊंची कक्षा से जब नीचे आते हैं तो उत्सर्जन भी करते हैं। उत्सर्जन जब ये करेगा परमाणु, तो ऊर्जा के पैकेट्स करेगा, यानी एक पैकेट फिर अगला पैकेट, ऐसे ही। ये फोटॉन है बेटा, यही है क्वांटम। फोटॉनों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है और फोटॉनों के रूप में ले भी रहा है। तो विद्युत चुंबकीय जो ऊर्जा विकिरण है वो किस रूप में चलता है? आता है
फोटानों के रूप में इनके द्वारा एब्जॉर्ब होता है, ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में मानो बना हो, और रिलीज भी होता है, उत्सर्जित भी होता है इसी रूप में। तो प्लांक ने ये बताया कि परमाणु और अणु विविध मात्राओं में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। विविध का मतलब होता है डिस्क्रीट, मतलब टूटा हुआ, डिस्क्रीट माने अलग अलग, डिस्क्रीट मतलब विविध मात्राओं में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और सोखते भी हैं, ना कि अनवरत मतलब लगातार कंटिन्यूअस रूप में नहीं। फिर आगे बताया विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस कम से कम मात्रा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं, क्वांटम नाम दिया गया। जो कम से कम ऊर्जा परमाणु निकालेगा एक पैकेट, उसे क्वांटम या फोटान नाम दिया गया। जो कम से कम सोखेगा कोई परमाणु उसे भी फोटान कहेंगे, जो कम से कम ऊर्जा निकालेगा उसे भी क्या कहेंगे, फोटान कहेंगे। विकिरण के आगे पढ़िए, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा यानी एक फोटान की ऊर्जा कितनी होती है बताइए। एक फोटान की ऊर्जा E बराबर H गुणे न्यू, जहां न्यू क्या है, इस आने वाले प्रकाश या आने वाले विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की आवृत्ति है, तरंग की आवृत्ति है। जो तरंग आ रही है उसकी आवृत्ति है। जो विकिरण है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, उसके एक फोटान की ऊर्जा, क्वांटम की ऊर्जा आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है, और उसे इस समीकरण द्वारा दिखाया जाता है, E बराबर H न्यू। इस सिद्धांत के अनुसार प्लांक कृषिका से विभिन्न ताप पर उत्सर्जित विकिरण के तीव्रता और वितरण वक्र ग्राफ की अथवा आवृत्ति और अथवा तरंगदैर्घ्य के फलन के रूप में व्याख्या कर सके। कुल मिला के इसका मतलब है, सीधे लिख दीजिएगा, कृषिका विकिरण से विभिन्न तापों पर उत्सर्जित विकिरण के ग्राफ की व्याख्या प्लांक कर सके। सीधे बोलो, कृषिका विकिरण के ग्राफ की व्याख्या प्लांक कर पाए बड़ी आसानी से। अब ये नहीं जानना है कैसे किए, बस ये जान लो कर सके, बड़े आसानी से हो गया उनके द्वारा। वो थोड़ा समझना भी टिपिकल है, A11 से सिलेबस से परे है बेटा। चलिए, और प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी व्याख्या हो पाई आइंस्टीन के द्वारा। प्लांक ने कृष्णिका विकिरण का कर दिया, आइंस्टीन ने इन्हीं के सिद्धांत से, प्लांक के सिद्धांत से। प्लांक का क्या सिद्धांत है कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पैकेट्स के रूप में चलती है। इसी सिद्धांत को लेकर खुद प्लांक ने कृष्णिका विकिरण की व्याख्या कर दिया, और आइंस्टीन ने किसकी व्याख्या कर दिया, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, जो तरंग मानकर नहीं हो पा रही थी। अब आगे चलते हैं ध्यान से। यच को क्या कहते हैं इस सूत्र में, यच क्या है, प्लांक नियतांक, प्लांक के सम्मान में। इसकी वैल्यू 6.626 गुणे 10 की घात 34 और जूल गुणे सेकंड, इसका मात्रक याद रखिएगा। आगे प्लांक ने यह भी बताया, क्वांटीकरण, ऊर्जा क्वांटाइज्ड रूप में, जो ये ऊर्जा सोखी जा रही है या उत्सर्जित हो रही है, क्वांटीकरण रूप में है। क्वांटीकरण का मतलब होता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब ऊर्जा जो ये है ये क्वांटीकरण के रूप में है। क्वांटीकरण का मतलब ऐसे बेटा समझो, ऐसे जरा ध्यान से ध्यान सुनिएगा। उन्होंने ऊर्जा के क्वांटीकरण पर बल दिया। ये ऊर्जा का क्वांटीकरण एक बहुत बढ़िया शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। जैसे मान लीजिए एक परमाणु है, अब ये ऊर्जा उत्सर्जित किया एक फोटान, इसकी ऊर्जा कितनी है, H इंटू न्यू। अब मान लो इसके अंदर से कभी भी दोबारा ऊर्जा उत्सर्जित होगी, अगर न्यू वाली फ्रीक्वेंसी की, सेम आवृत्ति की कभी अगर होती है, सेम आवृत्ति वाली, तो ये ऐसा नहीं कर सकता कि जब वो फोटान ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जित करे तो 1.5 गुना H न्यू या इसका 2.5 गुना, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी ये ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो इसका डबल कर सकता है 2H न्यू, या इसका ट्रिपल कर सकता है 3H न्यू। ऐसी ऊर्जा वाले फोटानों को उत्सर्जित करता है H न्यू के गुणक के रूप में, H न्यू या H न्यू के गुणक के रूप में, 2 गुना H न्यू, 3 गुना H न्यू, पूर्णांक गुणक के रूप में, दशमलव वाले गुणक के रूप में नहीं, पूर्ण गुणक के रूप में। तो यही बात यहाँ क्वांटीकरण कहलाती है। क्वांटीकरण का मतलब उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा अगर किसी परमाणु से न्यू आवृत्ति की सबसे कम ऊर्जा वो करता है उत्सर्जित H न्यू, तो उससे ज्यादा वाला कितने ऊर्जा का ये परमाणु करेगा बताइए। अगली बार अगर ज्यादा का करता है, सेम आवृत्ति का अगर करे, तो 2H न्यू।
उससे भी ज्यादा का अगर ये करना चाहेगा तो कितने ऊर्जा का करेगा, बताओ कितने ऊर्जा का करेगा। और बड़ा करना चाहे तो 3h न्यू ऊर्जा की आवृत्ति का फोटान निकालेगा। बात समझ में आया? ये नहीं कि 2.1h न्यू का, नहीं। अगर कोई परमाणु एक बार न्यू आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को निकाला और उसकी ऊर्जा कम से कम h न्यू है, इससे कम नहीं निकालना है मान लीजिए, तो अगली इससे ज्यादा वाली क्या निकालेगा, 2h न्यू, उससे ज्यादा वाली 3h। ठीक इसी तरह जैसे आप सीढ़ी पे चलते हैं तो कदम आप यहां से उठाते हैं, यहां रखते हैं, बीच में कोई जगह नहीं है, यहां पैर नहीं रख सकते हवा में। वही बात यहाँ कही गई है, ऊर्जा का मान इन मानों के बीच में नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, h नहीं हो सकता है, 2h नहीं, 3h नहीं। तो अगर कोई परमाणु न्यू आवृत्ति की ऊर्जा विकिरण निकाल रहा है तो सबसे कम ऊर्जा वाला ऊर्जा पैकेट कितने ऊर्जा का होगा, h न्यू, अगला वाला 2h न्यू, अगला वाला उससे ज्यादा वाला क्या हो सकता है, 3h न्यू। अब ये जरूरी नहीं कि एक साथ निकले, अरे मेरे बात को समझिएगा भाई, h न्यू का निकालना है अभी, कल को इससे ज्यादा ऊर्जा इसको निकालना होगा और सेम आवृत्ति का, तो ये क्या निकालेगा, दूसरे दिन 2h न्यू निकाल सकता है। इससे ज्यादा ऊर्जा वाला सेम आवृत्ति न्यू का निकालना हो तो 3h न्यू का निकाल सकता है। बात समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पे सब निकल रहा है, h न्यू h न्यू h न्यू। मान लो अभी ये कोई परमाणु है, गर्म किया गया, तो गर्म करने के बाद ऊर्जा सोखा, अब वो निकालेगा, जब ऊर्जा निकालेगा तो h न्यू ऊर्जा निकाला, फिर h न्यू निकाला, h न्यू निकाला, h न्यू निकाला, h न्यू h न्यू h न्यू निकाला है। मान लो और गर्म किया गया तो उससे ज्यादा आवृत्ति, वही आवृत्ति अगर निकालेगा ना, तो ज्यादा ऊर्जा वाला अगर निकालेगा तो कितना निकालेगा, 2h न्यू का निकालेगा। बात समझिएगा? तो यही बात है। अब आते हैं, ये जो फोटान की ऊर्जा का आपने सूत्र पढ़ा है h न्यू, इसका अन्य रूप क्या होगा। फोटान की ऊर्जा होती है E बराबर h न्यू। आप ये जान लीजिए, माध्यम बदलने पर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की आवृत्ति कभी नहीं बदलती। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हवा है और यहाँ बेटा जल है, हवा से जल में अगर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जा रही है तो अभिलंब की ओर पहली बात ये झुक जाएगी, ऐसे आ रही है ऐसे झुक जाएगी, ये बात तो आप जानते हैं। अच्छा, लेकिन आवृत्ति अगर हवा में न्यू है, एयर न्यू है, तो न्यू वाटर में कितना होगा, दोनों ही बराबर होते हैं। आवृत्ति माध्यम बदलने पे कभी नहीं बदलती है। तो अब बताइए, ध्यान सुनिए, माध्यम बदल जाने पर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की आवृत्ति वही रहती है, इसलिए फोटान की ऊर्जा भी माध्यम बदलने पे नहीं बदलेगी। मान लीजिए यहाँ कोई फोटान है, इसकी ऊर्जा क्या होगी, हवा में है तो ऊर्जा का सूत्र क्या होता है बेटा, एक पैकेट की ऊर्जा का h इंटू न्यू, और न्यू एयर में है तो एयर। अच्छा ये बताओ, जब इस मीडियम में वही फोटान जाएगा तो इस फोटान की ऊर्जा का सूत्र E बराबर क्या लिखोगे, h इंटू यहाँ पे आवृत्ति, आवृत्ति कितनी है यहाँ पर, वाटर की, वाटर में प्रकाश की आवृत्ति न्यू W मान लेते हैं, वाटर में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की आवृत्ति न्यू W मान लेते हैं। अब न्यू W और न्यू A दोनों सेम होते हैं, तो बताओ ये h न्यू एयर ही तो रहेगा, यानी फोटान की ऊर्जा माध्यम बदलने पर नहीं बदलती है, याद रखिएगा। तो ऊर्जा का सूत्र, फोटान की ऊर्जा का सूत्र है h इंटू न्यू एयर ही हमेशा आप बोलोगे, चाहे वो किसी मीडियम में भी जाएगी तो ऊर्जा बेटा h न्यू ए ही रहेगी, क्योंकि आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती। तो ऊर्जा क्यों चेंज होगी भाई, फोटान की ऊर्जा का सूत्र ये होता है, ये कभी नहीं बदलता, चाहे माध्यम हवा से पानी में जाए ये वही रहेगा, ये कांस्टेंट है वही रहेगा, ये भी नहीं बदलेगा, तो ई भी नहीं बदलेगा। ऊर्जा की फोटान का सूत्र h न्यू एयर लो चाहे h न्यू वाटर लो, वो सब न्यू एयर न्यू वाटर सब सेम होता है। न्यू एयर मतलब एयर में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की आवृत्ति, न्यू वाटर मतलब वाटर में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की आवृत्ति, वो सब सेम रहता है। तो मेरी बात समझिएगा ध्यान से, फोटान की ऊर्जा का सूत्र h न्यू है, जहां न्यू क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति है। अब फोटान मान लीजिए वो घुस गया वाटर में, तब बताओ ऊर्जा क्या फर्क पड़ेगा, न्यू तो बदलेगा ही नहीं ना, तो ये नहीं बदलेगा ये नहीं बदलेगा, ऊर्जा वही h न्यू ही रहेगी, बस बात खत्म।
अच्छा, फोटान की ऊर्जा का सूत्र किसी भी माध्यम में क्या होता है, h इंटू न्यू, एयर लिखो या न्यू लिखो, h न्यू। अच्छा ये बताओ v बराबर क्या होता है, एक सूत्र पढ़े होगे, v बराबर तरंग की चाल, v बराबर n लैम्डा, n मतलब आवृत्ति, न्यू न्यू लिख रहे हैं, n की जगह न्यू लिख रहे हैं, n की जगह न्यू न्यू लैम्डा। एयर में चाल, एयर की बात अगर कर रहे हैं तो हवा में चाल, हवा में आवृत्ति, हवा में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का तरंग दैर्घ्य। हवा में चाल कितना होता है, c, हवा में आवृत्ति न्यू ए, हवा में तरंग दैर्घ्य लैम्डा ए। तो यहां से न्यू ए कितना आ जाएगा, लैम्डा ए, यहाँ गुड़ा, यहाँ जाके भाग, न्यू ए बराबर सी बाई लैम्डा ए। तो न्यू की जगह सी बाई लैम्डा ए। ठीक है, तो यहां पर ऊर्जा का एक दूसरा सूत्र आ गया, एच सी बटे लैम्डा एयर। तो फोटान की ऊर्जा का दोनों सूत्र सही है, एच न्यू भी सही है, एच सी बटे लैम्डा भी सही है। अब आते हैं आगे, आइंस्टीन का अब आते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, एक समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। पहले तो आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव वाली घटना की सही व्याख्या किया प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। यानी अब हमारे पास दो बातें हैं, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा लोग अब मानना ये लगने लगे कि तरंग रूप में नहीं है बल्कि वो पैकेट्स के रूप में चलता है, ऐसा लगने लगा। लोग ये मानने लगे कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पैकेट्स के रूप में होता होगा। अभी तक क्या मानते थे, तरंग रूप में। अब थोड़े दिनों में ये देखने लगे कि भाई विकिरण वाला ग्राफ नहीं बता पा रहे, समझा पा रहे तरंग मानकर, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं समझा पा रहे। तो उन्होंने ये घटना को समझाने के लिए सहारा क्या लिया, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को कण माना, जब ऊर्जा पैकेट माना तो समझा लिया। इससे ये समझ में आया कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पैकेट्स के रूप में होती होगी। अभी लेकिन अच्छा बवाल अभी बाकी है, अभी अभी बवाल मचेगा। अब पहले तो ये देख लो, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण क्या है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिए। कल आपको पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जैसे ये जिंक धातु है, जिंक धातु है, इसके अंदर पहले तो ये जान लो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उन पे एक प्लस और इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक प्लस परमाणु, जिससे नहीं निकला वो उदासीन रहेगा। ठीक है, तो जिंक धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा मान लो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, सतह पे है ये, अब इधर से फोटॉन आया, और कौन सा आया फोटॉन, कोई भी फोटॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस धन के आकर्षण के बावजूद ऊर्जा पाके बाहर जाना चाहेगा। भाई ये धन इसको खींच रहा है अपनी ओर, धन आवेश आकर्षण बल लगा रहा है, और फोटॉन की ऊर्जा इसे मिलेगी तो ये बाहर जाना चाहेगा, लेकिन ये बाहर जाने के लिए इसके आकर्षण बल को तोड़ना पड़ेगा, इतनी ऊर्जा दो कि ये बाहर चला जाए। आपको भली भांति पता है इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित ऊर्जा देनी पड़ती है। पिछले दिन प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ाया गया था, एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति, आवृत्ति मतलब ऊर्जा, भाई दोनों दोस्त होते हैं, एक निश्चित ऊर्जा से कम ऊर्जा या एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाएगा, ये इसको बांध के रखेगा, नहीं जा पाएगा। तो एक निश्चित आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति वाला प्रकाश डालना ही पड़ेगा, यानी एक निश्चित ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा वाला प्रकाश डालना पड़ेगा। तो अब देखो ध्यान से, मान लो ये फोटॉन आ रहा है, एच न्यू ऊर्जा है, इस फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू। आप बताओ इस इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर केवल निकालना हो तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, पहले बताओ इसकी आवृत्ति कितनी होनी चाहिए। आराम से, ध्यान से, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये है जिंक और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है और ये धनावेश है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, धनावेशित परमाणु है, इसको बाहर निकालना है, तो इसके आकर्षण विरुद्ध, इसके आकर्षण बल के विरुद्ध बाहर ले जाना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को कितने ऊर्जा वाला फोटॉन, पहले बताओ इसकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए, दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति मतलब न्यू नॉट, दहली आवृत्ति को किससे दिखाते हैं, न्यू नॉट से। अगर इससे कम आवृत्ति डालोगे तो आप जानते हो ये बाहर नहीं जा पाएगा, इससे कम आवृत्ति का प्रकाश अलाउड नहीं है। तो जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश अलाउड नहीं होता, जिससे ज्यादा आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, उसे कहते हैं दहली आवृत्ति। तो इस आवृत्ति वाला, इस तरंग की आवृत्ति ये होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से निकल के बाहर जाएगा। अगर यही ऊर्जा इसको मिल जाएगी तो ये यहां चला जाएगा, सतह के बाहर तक चला जाएगा।
आ गया बात समझ में? तो ये बताओ इस फोटान की ऊर्जा कितनी होगी? देहली ऊर्जा किसे कहेंगे? ये तो देहली आवृत्ति है। देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? ऐसी आवृत्ति जिससे कम पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, जिससे ज्यादा पर इलेक्ट्रॉन सतह छोड़कर बाहर, जस्ट खाली सतह छोड़ के बाहर आके रुक जाएगा, उस आवृत्ति को क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति। ये आपको पढ़ा चुके हैं। अब बताओ इस फोटान की ऊर्जा क्या होगा? फोटान की ऊर्जा के लिए क्या करते हैं बताओ? फोटान की ऊर्जा का सूत्र अभी अभी पढ़ा है, बता नहीं पा रहे हो। आवृत्ति में h से गुणा कर देते हैं, तो आवृत्ति ये है, तो बताओ इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? E0 बराबर h न्यू 0। ये कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा तो देना ही पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, अगर सतह से बाहर निकालना है या प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना अगर करवानी है। इसी देहली ऊर्जा को इस धातु जिंक का क्या कहते हैं? कार्यफलन। इसे फाई से भी डिनोट करते हैं, डब्लू से भी डिनोट करते हैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कार्यफलन डब्लू से। तो बताओ कार्यफलन किसे कहते हैं? किसी धातु का कार्यफलन वह कम से कम ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जरूरी है। तो यह देहली ऊर्जा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आइए जरा ध्यान से, हमने एक ऐसा फोटान डाला जिसकी ऊर्जा किससे ज्यादा है? एच न्यू नॉट से ज्यादा है, ज्यादा ऊर्जा का डाल दिया हमने। अच्छा ये बताओ एच न्यू नॉट अगर ये डाले होते तो केवल एच न्यू नॉट, तो ये इलेक्ट्रॉन सतह तक जाता। एच न्यू नॉट पाकर कहां तक जाता? सतह तक। सतह से बाहर आ जाता, बस रुक जाता यहाँ पर। लेकिन आपने जो डाला है एच न्यू नॉट से ज्यादा मान लो डाल दिया, एच न्यू डाल दिया, और एच न्यू इससे ज्यादा है, मान लीजिए ये कितना चाहिए, मान लीजिए 10, और आपने डाल कितना दिया? 12। तो ये बताओ 12 में से 10 तो ले लेगा यहां तक जाने में। एच न्यू नॉट मान लीजिए 10 है भैया, और डाल कितना रहे हो आप? एच न्यू जो कि 12 है। 12 ऊर्जा वाला फोटान डाल दिए तो क्या होगा भाई? 10 तो खा जाएगा यहां तक आने में, यहीं रुक जाएगा, और जो 2 बचेगा वो 2 भी तो पाया ये, उस 2 से ये गतिज ऊर्जा बनाएगा अपनी और भागेगा सरसरा के। तो अब बताओ, मान लीजिए हमने जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दी है वो एच न्यू नॉट से ज्यादा है। एच न्यू ज्यादा है किससे? एच न्यू नॉट से। अच्छा अगर ये इससे कम होता तब तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं जा पाएगा। तो एच न्यू नॉट से ज्यादा है, तब क्या होगा? एच न्यू में से पहले कितना खर्च हो जाएगा? इतना खर्च हो जाएगा। एच न्यू में से इतना खर्च हो जाएगा बाहर निकलने में, तो बचेगा कितना? इसमें से कितना ये बाहर निकलने में ले लेगा? बताओ एच न्यू में से एच न्यू नॉट घट जाएगा, जो बचेगा उससे आगे वो सतह से निकलने के बाद क्या पाएगा? गतिज ऊर्जा, यानी हाफ mv² के बराबर होगा। यही है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और v सतह से निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन का वेग है। समझ में आ गया? तो यही है और कुछ है नहीं। प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण एक बार पढ़ लीजिए क्या है। धातु की सतह पर डाले गए फोटान की आवृत्ति कम से कम कितनी होनी चाहिए? देहली आवृत्ति म्यू नॉट होनी ही चाहिए। कितनी आवृत्ति होनी चाहिए बाहर निकालने के लिए? कम से कम आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? फोटान की आवृत्ति म्यू नॉट तो होनी ही चाहिए। आगे पढ़ो। तभी इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर जा पाएगा। इतना ये न्यू जो है इससे ज्यादा हो या इसके बराबर हो, तब तो ये बाहर जा पाएगा। इसके संगत आने वाले फोटान की ऊर्जा क्या होगी भाई? अगर देहली आवृत्ति यहां डाल दिए न्यू नॉट तो होना ही चाहिए। कितनी आवृत्ति होनी चाहिए? न्यू नॉट। इस फोटान की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? न्यू नॉट। तो इसकी ऊर्जा क्या होगी? एच न्यू नॉट। अच्छा एच न्यू नॉट पाएगा तो ये यहां से आके सतह पे बाहर निकल आएगा, यहाँ रुक जाएगा। और पढ़िए, धातु की सतह पर डाले गए फोटान की आवृत्ति कम से कम देहली आवृत्ति न्यू नॉट होनी ही चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर जा पाएगा, क्योंकि वो एच न्यू नॉट पाएगा और वो पर्याप्त होता है, बाहर जा पाएगा। तो इसके संगत आने वाले फोटान की ऊर्जा कितनी होगी? न्यू नॉट के संगत एच न्यू नॉट, ई बराबर एच न्यू नॉट। ऊर्जा की ये वह न्यूनतम मात्रा है
ये एच न्यू नॉट ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो धातु की सतह वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करा देगा, उत्सर्जन करा के बाहर भेज देगा। इसी ऊर्जा को धातु का कार्यफलन W या फाई कहते हैं। कार्यफलन का सूत्र W बराबर एच न्यू नॉट, जहां न्यू नॉट क्या है, दहली आवृत्ति। अब बात करते हैं ए वाला। यदि आपके फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू कार्यफलन एच न्यू नॉट से ज्यादा हो, इससे ज्यादा है, जितना चाहिए बाहर निकलेंगे उससे ज्यादा है, ये ज्यादा है इससे, तो इलेक्ट्रॉन ना केवल सतह से बाहर आएगा बल्कि सतह से बाहर निकलने के बाद रॉकेट बन जाएगा। निकलने के बाद उसके पास कुछ गतिज ऊर्जा भी होगी। अतः आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण दिया। यदि फोटॉन की ऊर्जा, आने वाले फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू है जो एच न्यू नॉट से ज्यादा है, एच न्यू नॉट वह ऊर्जा है जो सतह से बाहर निकालने में काम आएगा, उससे वो ज्यादा है, तब एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट जो बचेगा वो क्या देगा, सतह से निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा ये देगा। इस तरह से ये इक्वेशन बन गया आपका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, जहां ये न्यू क्या है, आने वाले प्रकाश की आवृत्ति, न्यू नॉट क्या है, कम से कम जितनी आवृत्ति चाहिए वो न्यू नॉट है, दहली आवृत्ति, ठीक है, वो बराबर एम वी। वी क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है जो बाहर निकलने के बाद हो पाएगा। इस तरह से ये हेडिंग खत्म हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं, अब यहाँ से ट्विस्टिंग चालू होगी, अब यहाँ से बवाल होगा, और डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग जो आपके मेन टॉपिक का है, एग्जाम में बहुत आता है, वो आने वाला है। तो इसलिए यहाँ तक की बातों को नोट्स में भेज दे रहा हूँ, बढ़िया से आप तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।